बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जीके के इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये लेक्चर फर्स्ट है, मैंने इसे 2 लेक्चर में डिसाइड किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार और चाणक्य के बारे में। पूरा फुल एक्सप्लेन करते हैं जैसे हर वीडियो में करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को भी कवर करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्लस जिनके आने की संभावनाएँ हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है लास्ट में तो वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है, लेकिन अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ये लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर 2 में मैंने पूरा अशोक को डिस्कस किया है और अशोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। अशोक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसको इस लेक्चर में नहीं लिया है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। महाजनपद काल के मगध के राजा। ठीक है, मगध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग महाजनपद काल था। उसमें मैंने महाजनपद काल वाली वीडियो में हेयक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्कस किया है, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर किए हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आज हम पढ़ेंगे मौर्य राजवंश के बारे में। देखिए, पहले आए हेयक वंश, फिर उसके बाद आए शिशुनाग वंश, फिर बैठा नंद वंश और उसके बाद मौर्य राजवंश। मगध के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मगध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग महाजनपद काल था। क्यों ज़्यादा स्ट्रांग था बता चुके हैं, क्योंकि मगध राज्य में लोहा बहुत ज़्यादा था, वहाँ हाथी बहुत ज़्यादा थे, वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फसल को उगाती थी। यही मेन रीज़न था उन मगध राज्य के स्ट्रांग होने का और सब वहीं पे राज करना चाहते थे। चलिए, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं वंश के ऊपर कि उसका संस्थापक कौन है और उसका अंतिम शासक कौन है। ठीक, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, यह सिकंदर का समकालीन था। समकालीन मतलब कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, भारत को ये जीतना चाहता था। ठीक है, सिकंदर तो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन ये भारत में जब इसने आक्रमण किया बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जीत ली। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ महाजनपद काल में। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने चीज़ें जीत ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसे पता चला कि मगध पर नंद वंश का घनानंद बैठा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और लड़ाई से मना कर दिया। ठीक है, तो ये वापस लौट गए और उसके 3 साल बाद तो इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। ठीक है, लेकिन जो ये राज्य जीत के गया था ना सिकंदर, वहाँ पर इसने क्या किया, अपने सेनापति लगा दिए, गवर्नर लगा दिए, जो भी मतलब देखभाल कर सकते हैं उनको इन्होंने लगा दिया। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, अच्छी स्टोरी है। अब उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर तो लौट गया, मगध पे फिर भी कौन बैठा हुआ था? घनानंद बैठा हुआ था। लेकिन जो ये घनानंद है, इनके राज्य में एक चाणक्य नाम का आदमी था। ठीक है, जो चाणक्य है ये राजनीति बहुत अच्छी तरह से जानता था, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि घनानंद ने इंसल्ट कर दी चाणक्य की। ठीक है, तो चाणक्य तो एक बहुत ही शातिर इंसान है, उनकी इंसल्ट की तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो घनानंद है ये अच्छे इंसान नहीं थे और मगध एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पर अच्छे राजा की होना बहुत आवश्यकता है ना। अच्छा राजा होगा तभी अच्छा होगा जनता के लिए भी, तो चाणक्य यही चाहता था, लेकिन घनानंद उनकी इंसल्ट करते थे। तब चाणक्य का आया गुस्सा। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही निकल गए वो बाजार में। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, जो अपनी माँ के साथ कुछ सामान बेच रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीद लिया उनकी माँ से, क्योंकि देखो वो काफ़ी गरीब थे। चंद्रगुप्त के पिताजी मर चुके थे, है ना, जब वो गर्भ में थे अपनी माता के, तभी उनके पिताजी मर चुके थे। तो अब चाणक्य और फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपना गुजारा कैसे करते थे, अपनी माता के साथ बाजार में कुछ ना कुछ बेचते थे और कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाते थे। तो चाणक्य ने जब देखा तो उनको लगा कि हाँ, मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊंगा इस तरह से कि इसको मैं राजा बनाऊंगा मगध का। तो अब वो तो नीतियाँ तो बहुत सारी जानते थे, राजनीतिक नीति। चाणक्य वो बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, वो बहुत ही कुछ जानते थे राजनीतिक नीतियों के बारे में। तब चाणक्य ने यही किया, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के ले गए, है ना, और उनको बहुत ही अच्छा पढ़ाया लिखाया, बहुत ही नीतियाँ उनको समझाई और ऐसा स्ट्रांग बनाया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो खुद एक इतना स्ट्रांग था, जो सिकंदर भी हार गया उसके सामने, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक है, अब जब उसको हरा दिया तो नंद वंश का तो नाश हो गया। अब उसके बाद कौन आ गया? मौर्य वंश आ गया। ठीक है, यही स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी और भी स्टोरी है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो हिस्ट्री बहुत अच्छी है,
चलिए, मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हो गई। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईस्वी पूर्व, इस वर्ड का मीनिंग है कुछ, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो सन्स होते थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते थे। चलिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। ये नाम याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, ठीक है, जिनकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। घनानंद को हराने में चाणक्य के नाम हैं और भी कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे आगे, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इनके खुद के नाम भी है ना, इनके 3 नाम चलते हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। अब जब मगध को जीत लिया चंद्रगुप्त ने, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। क्यों? घनानंद ने इंसल्ट कर दी थी चाणक्य की, चाणक्य को आया गुस्सा, चाणक्य गए बाजार और खरीद लाए चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त को ऐसा पढ़ाया लिखाया कि घनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, सिंपल है। चलिए, अब जिनको हरा दिया तो ये तो राजा बन गया, वहाँ का शासक बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बने चाणक्य, ठीक है। चलिए, मौर्य काल के प्रमुख, ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनको अभी मैंने बताया क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स। ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में बन चुका है, ठीक है। लूसेंट आप उठा के देखेंगे तो पेज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 39 में आपको मिल जाएगा। चलिए, बिंदुसार का क्या नाम है? अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात बिंदुसार को कहते थे। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है। ये मतलब इनके और भी नाम है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये नाम किसका है, पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, तो करेक्ट आंसर बिंदुसार का क्या होगा? अमित्रघात। चलिए, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो जो चाणक्य है, इन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, काफ़ी बार आ चुका है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर 322 ईस्वा पूर्व में बैठा, ठीक है। चंद्रगुप्त अब मगध की राजगद्दी पे कब बैठे थे? 322 ईस्वा पूर्व पे। चलो, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन सुनना, आ चुका है पहले भी कि किस शासक ने सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और उससे पहले क्या चल रही थी? उससे पहले चल रही थी ग्रीवरज, ठीक है, बता चुके हूँ, महाजनपद काल में डिस्कस किया है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अनुयायी वर्ड का मीनिंग आपको पता है, इसका मतलब होता है फॉलोवर, ठीक है, फॉलो करते हैं ना हम किसी को, वो होता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। श्रवण बेलगोला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस नेक्टर को हराया, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस नेक्टर कौन है? सिकंदर का सेनापति है, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इसको कब हराया? 305 ईसा पूर्व में, क्वेश्चन आ चुका है ना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, कहीं पर हेलन नाम भी पढ़ने के लिए मिला है मुझे, ठीक है, पर जैसा लूसेंट में है मैं वैसा नाम यूज़ कर रही हूँ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, है ना, चंद्रगुप्त को दे दिए गए। ये आप मैप में देखना, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ठीक है। ये प्लेस सेल्यूकस निकेटर ने, ये जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे तो उन्होंने ये चीज़ें जीत ली थी, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके सेनापति, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो इनके बीच में संधि हुई। अब इसने क्या किया? इसकी बेटी की शादी करा दी चंद्रगुप्त मौर्य से और साथ ही साथ दहेज में दे दिए ये 4 राज्य। देखिए, शादी दहेज में राज्य दे देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ डिस्कस किया है जैन धर्म में, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मैगस्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये मैगस्थनीस कौन है? ये सेल्यूकस जो निकेटर है इसका राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त
के दरबार में रहता था। अब देखो, सेल्यूकस निकेटर को तो हरा दिया, दहेज में 4 राज्य भी ले लिए से, इसकी बेटी से भी शादी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये आपस में शादियां कर करके अपने रिश्ते सुधारा करते थे, ऐसा होता था, संधियों में यही करते थे ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक राजदूत इन्होंने भेज दिया, सेल्यूकस नेक्टर ने राजदूत भेजा मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज राजदूत क्या होता है? राजदूत वो जो की नज़र रखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने दूसरों के राज्य में क्या हो रहा है, वहाँ की थोड़ा नज़र रखता है ना, उसको कहते हैं राजदूत। जो दूसरे किसी के लिए खड़ा होता है कहीं और जाकर, जैसे कि बहुत सारे राजदूत के बारे में आप कभी पढ़ना, हो सके जो थोड़ा आप विकिपीडिया पर देख लेना। राजदूत मतलब कि जो दूसरों के राज्य में जाकर वहाँ पर देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, कोई राजा अपने किसी इंसान को दूसरे राज्य में भेज देता है, ऐसा वो होता है राजदूत। चलो, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका बुक। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, चलो अब इसको और पढ़ेंगे अच्छे से। लकड़ी का महल था पाटलिपुत्र में। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो लकड़ी के महल में रहते थे, उनका पाटलिपुत्र में लकड़ी का महल था। ठीक है, लकड़ी का महल था, याद रखना। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। जब भी कुछ शोभा यात्रा होती थी तो क्या करते थे ये लोग कि सोने की पालकी में ले जाते थे। उनके अंग रक्षक जो होते थे वो सोना चांदी से अलकृत हाथियों पर सवार होते थे। अलकृत मतलब कि जो सोने चांदी से हाथियों को सजाने की एक कला होती है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, है ना। देखो क्या होता था, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है अपनी बुक इंडिका में कि जब सम्राट जनता से के सामने आते थे तब एक शोभा यात्रा निकलती थी। उसमें क्या होता था कि सोने की पालकी में ले जाया जाता था और जो हाथी होते थे उनको सोना चांदी से सजाया जाता था। और क्या होता था कि जो इनके अंगरक्षक होते थे वो पेड़ को साथ में लेकर चलते थे और उन पेड़ों पर तोते होते थे जो राजा के सिर के आसपास मंडराते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक है, उनके आसपास हथियारबंद महिलाएं भी होती थी। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। ठीक है, एपियानस, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो उसका वर्णन एपियानस ने किया है। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये तो समझी हो गए, है ना। सेल्यूकस की बेटी से शादी कर ली थी चंद्रगुप्त ने, और सेल्यूकस ने तो और उपहार में 4 राज्य दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए थे। मृत्यु इसकी कब हुई थी? 298 ईस्वा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ठीक है, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई है ना वो श्रवण बेलगोला में हुई। आपको बताया था भी, ये कर्नाटक में है और उपवास द्वारा हुई थी। चलो, बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आया बिंदुसार, फिर उनका बेटा आया अशोक। ठीक है, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार है बिंदुसार। अब ये उत्तराधिकारी क्या होता है? मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट है, साम्राज्य है, चंद्रगुप्त के मर जाने के बाद उसका कौन ख्याल रखेगा, मतलब कौन होगा जो उस पर राज करेगा, उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार बना। ठीक है, चलिए, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य मर गया, अब उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार बन गया। चलिए, चाणक्य, उनके समय में भी प्रधानमंत्री थे। चाणक्य तो वैसे बूढ़े हो चुके थे, है ना, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त को मौर्य को तो बड़ा किया था, परीक्षण दी थी उसको, तो अब उसके बाद भी अब उनके बेटे के राज्य में थे, राज्य दरबार में प्रधानमंत्री बने रहे, तो बूढ़े हो चुके थे वो, है ना। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। आपको बताया था भी, अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। शत्रु को खत्म करने का काम था बिंदुसार का। बिंदुसार ना बहुत ही एक्टिव रहे हैं अपने काल में, इनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखो, जो इनके पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो जैन धर्म के थे, लेकिन बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब ये क्या है, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म है ना, ये भी इस तरह का एक संप्रदाय है। ये आजीवक में क्या रहते थे, नग्न रहते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसा था इनका। ठीक है, इनका तो फिर एक अलग ही चैप्टर है। चलिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्ट्रोबा के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स नामक राजदूत भेजा। ठीक है, इसे ही मैगस्थनीस का उत्तराधिकार माना जाता है। देखो, अब हुआ क्या कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैकस नामक राजदूत भेजा था। चलो, ये थोड़ा तो इतना इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, हम नहीं पढ़ते इसको, चलो ठीक है, लेकिन इतना आप समझ लो कि डाइमैकस जो है, इस नामक राजदूत को जब भेजा गया था तो उसका ही उत्तराधिकारी था मैगस्थनीस। ठीक है, ये ऐसे ही करते थे, जब अपने राजदूतों को भेजते रहते थे तो बहुत सारे राजदूत आए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो वैसे मैगस्थनीस है, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सैन कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे नामों से इनको पुकारा गया है और ये क्वेश्चन बनते हैं कि किसने इसका नाम ये रखा, किसने किसको क्या बुलाया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान से सुना। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। देखो, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है, ठीक है, तक्षशिला याद रखना है ना, क्वेश्चन आएगा आगे अभी, में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार के 2 पुत्र हैं, एक है सुसीम और एक है अशोक। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है सुसीम और है अशोक। तो विद्रोह कर दिया था जनता ने तक्षशिला में, ठीक है, इनके खिलाफ, बिंदुसार के खिलाफ। तो अब क्या किया, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बेटे सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। सोचो, इतने महाजनपद कालों को इन्होंने अपने अधीन में कर लिया था। ठीक है, महाजनपद काल को अधीन में कर लिया था। मगध इतना स्ट्रांग था राज्य। चलो, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध वह पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। सुनिए, बिंदुसार के जो पिता हैं वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक थे। ठीक है, बिंदुसार के पिताजी है चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार के जो बेटे हैं वो है अशोक, और अशोक एक महान राजा था। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। चलिए, क्वेश्चन आंसर को फटाफट कर लेते हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई है, अगर आपने उसको ध्यान से सुनी हो तो ये क्वेश्चन तो आप यूं ही कर लोगे और एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे। चलिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कितने सारे ऑप्शन है? 4। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, विष्णुगुप्त। और एक और क्या नाम है? कौटिल्य। ठीक है, चलिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? देखो, अभी बताया मैंने आपको कि विद्रोह हो गया था। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो बिंदुसार ने पहले अपने बेटे किस बेटे को भेजा था? देखिए, 2 बेटे को भेजा था उन्होंने, एक सुसीम को भेजा था और दूसरा एक अशोक को भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। तो कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन इनमें से कौन सा है? वो है मौर्य साम्राज्य। उसके बाद ये गुप्त, कृषाण, कर्ण, ये सब आए हैं, इनको डिस्कस करेंगे आगे। कौटिल्य, चाणक्य, देखिए दोनों नाम यहाँ पे लिख के रखे उन्होंने। कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका था बच्चों? कमेंट में आंसर बताइएगा, बहुत बार बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य को करेक्ट मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो शासन था उसको विस्तार करने के लिए किसने मदद की थी? किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो आप इसका आंसर भी सही दे पाओगे। चलिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किसका करता है? ये बौद्ध का करता है। बौद्ध धर्म में बताया है आपको कि बौद्ध का जो सबसे बड़ा स्तूप जो बना है वो सांची में बना है। किसने बनाया है? अशोक ने बनाया है। देखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं ना आरआरबी इन सब में, तो आने की भी संभावनाएं हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन भारत का वह
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसने अपनाया था अंतिम दिनों में जैन धर्म को? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनके बेटे कौन थे? बिंदुसार थे। बिंबिसार मत कर देना है ना, ये बिंबिसार ये पहले आके जा चुका है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। चलो, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? वो था पर्ण। ठीक है, पर्ण करके एक मुद्रा चलती थी उस समय। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? देख लो, ये तीन तो हैं, अजात शत्रु नहीं है, है ना। क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी कोलकाता में। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? नंद के बाद कौन आया था? मौर्य आया था। घनानंद को हरा दिया था मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, है ना बच्चों, ये याद रखिएगा। मौर्य काल में शिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वो कौन सा था? वो था तक्षशिला। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तक्षशिला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अब मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? वो है इंडिका। ये क्वेश्चन इंडिका लिखा हुआ है ना, ये माँ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इंडिका है करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए नीचे। चलिए, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, जिसके ग्रंथ में, ठीक है, कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है बहुत ज़्यादा? वो लिखा है विशाख दत्त में। ठीक है, विशाख दत्त में। चलिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र के शासन के बारे में किस में लिखा हुआ है? वो लिखा है इंडिका में। किस में लिखा है बच्चों? वो लिखा है इंडिका में। इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। वो वहाँ पर एक राजदूत बन के रहा था, है ना, आपको बताया है, राजदूत था वो वहाँ पर, राजदूत। चलिए, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, और इसकी बुक कौन है? बुक कौन सी लिखी है मैगस्थनीज ने? इंडिका बुक लिखी है, और मैगस्थनीज एक राजदूत है। ठीक है, चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किसके बारे में लिखी गई है? राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा गया है। चलिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कौन है सेल्यूकस? ये सिकंदर का क्या है? सेनापति है। ठीक है, सिकंदर का क्या है? सेनापति है। सेल्यूकस की पुत्री से शादी हो गई थी चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दे दिए थे सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने 4 राज्य दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? करेक्ट आंसर क्या है? बी, 305 ईस्वी पूर्व में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है अशोक। ठीक है, ये हमेशा जनता के संपर्क में रहता था, इसलिए ये एक महान राजा था। अशोक के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हाँ, आपको चैनल पसंद आया, और थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाती है। इसी तरह की भी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, बहुत सारी वीडियोस इसी तरह से आएंगी, जितनी भी आएंगी सब ऐसी ही आएंगी। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी तरह से पढ़ोगे तो ही आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, थैंक यू।